आज हम लोगों का जो क्लास होगा वह चौथा क्लास होगा। चलिए जय हिंद। आज हम चौथा क्लास शुरू करने वाले हैं। चौथा क्लास किस चीज़ का होगा आप लोगों को पता ही है। आज जो चौथा क्लास होगा वह होगा मैकेनिक्स का। आज जो चौथा क्लास होगा बाबू वह होगा मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है बाबू? यांत्रिकी। यांत्रिकी यांत्रिकी का आज जो क्लास होगा वह क्लास 4 होगा। क्लास 4 बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? एक और क्लास होगा और तब आपका यांत्रिकी पूरा समाप्त हो जाएगा, मैकेनिक्स पूरा समाप्त हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं बाबू? बहुत अच्छे। मास्टर क्लास है, ये सभी जीएमओ के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों को पता ही है। चलिए अब हम बिना देरी किए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन बाबू, फटाफट आप लोग क्वेश्चन बताइए कि क्या होगा जवाब इसका। क्या होगा जवाब इसका, जरा सा बताइए ना। कहता हु कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फर्स्ट, यानी कि जी का सार्वत्रिक नियतांक का मान सबसे पहले किसने निकाला था। ये आप लोगों को पिछले क्लास में हो गया था, 21 नंबर का क्वेश्चन है ना। तो ये आप लोगों को पिछले क्लास में हो गया था हेनरी कैवेंडिश। कौन था बाबू? हेनरी कैवेंडिश। जी का मान कितना है? जी जो है जी किसने निकाला था, हम लोग अभी क्लास में जानेंगे कि जी किसने निकाला था बाबू। जी जो निकाले थे उनका नाम था हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश। बात समझ में आया कि ना? हेनरी कैवेंडिश निकाले थे। अच्छा एक बात हम लोग को आप लोग हमको बताइए कि जी का मान कितना होता है। जल्दी से फटाक से दिमाग में बैठाइए और जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। कैपिटल जी का मान कितना होता है? कैपिटल जी का मान बाबू कितना होता है? जरा सा फटाक से जवाब देके हमको बताइए कि कैपिटल जी का मान बाबू कितना होता है। आप लोगों को पता भी होगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर ये होता है। किसका? कैपिटल जी का मान। जी है क्या बाबू? जी एक नियतांक है। जी बाबू क्या है? एक नियतांक है। आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा। जी एक नियतांक है। नियतांक को इंग्लिश टर्म में कहते हैं बाबू कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। ये बात ध्यान में रखना है। जी एक कांस्टेंट है और जी का जो मान होता है वह 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। इसको हम लोग बाबू कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसे क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान इतना होता है। हमको लगता है इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर कोई भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दे तो आप लोग जवाब दे दीजिएगा ना। किसने खोज किया सबसे पहले? हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने खोज किया था। इसका मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। यह है क्या? एक कांस्टेंट है। अब अगर एक और क्वेश्चन इसमें बन रहा है कि अगर पूछ दे कि जो कांस्टेंट है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, इसका जो है क्या कहते हैं, मात्रक क्या होता है, तो मात्रक उसी में लिखा हुआ है। इसका जो मात्रक हो जाएगा बाबू वह न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका मान हो गया। पूरी बात आपको समझ में आई? अब कहीं से भी क्वेश्चन आए आप दबा के, उठा के, पटक के सब क्वेश्चन को फाड़ चिर के रख दीजिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? हमसे पढ़ना मतलब क्वेश्चन नहीं छूटना। ऐसे ही नहीं विद्यार्थी को साइंस में 99 नंबर आता है। बात समझे कि नहीं? कुछ तो खास है बाबू। आगे क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का डैश होता है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज डैश ऑफ इट्स वेट ऑन अर्थ, यानी कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार अगर पृथ्वी पर उसका कितना होगा, तो चंद्रमा पर का जो वस्तु का भार होगा वह पृथ्वी पर कितना हो जाएगा बाबू? 1/6। कितना हो जाएगा? 1/6। अगर मान लीजिए चंद्रमा पर कोई वस्तु
6 kg का है। कितना बाबू? 6 kg का है। जब ये 6 kg का है तो उसको अगर पृथ्वी पर लाया जाता है तो वह 1/6 से उसको गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? काट के कितना हो जाएगा? वह 1 kg का हो जाएगा। मतलब ये चंद्रमा पर ये वस्तु 1 kg का था, लेकिन पृथ्वी पर चंद्रमा पर वह वस्तु 1 kg, लेकिन पृथ्वी पर क्या हो जाएगा? 6 kg का हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? 6 kg का हो जाएगा। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज डैश ऑफ इट्स वेट ऑन अर्थ। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए अगला क्या कहता है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स? अभिकेंद्री बल की दिशा क्या होती है? अभिकेंद्री बल की दिशा क्या होती है केंद्र की ओर, केंद्र से दूर, स्पर्श के अनुदिश, स्पर्श रेखा के अनुदिश, नन ऑफ दीज। कौन सा होगा बताइए? टुवर्ड्स सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर, अलोंग टेंजेंट, नन ऑफ दीज। क्या होगा? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स? अभिकेंद्री बल की दिशा क्या होती है? देखिए अब जरा सा इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि अभिकेंद्री बल की दिशा क्या होती है। अभिकेंद्री बल क्या होता है? अभिकेंद्री बल के बारे में आप लोगों को पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे बाबू? याद हो या ना हो फिर भी हमने आपको पढ़ाया था। क्या हमने पढ़ाया था क्या? हाँ सर आपने तो पढ़ाया था, लेकिन हमें याद नहीं है। अभिकेंद्री बल क्या होता है? जरा सा ध्यान देना। अभिकेंद्री बल होता है जब कोई वस्तु का केंद्र पर बल लगे। किस पर बल लगता है बाबू? केंद्र पर बल लगे, यानी ये हमारा केंद्र हो गया और इस पर यदि बल लगता है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी इस पर यदि बल लगता है तो हम इसको अभिकेंद्री बल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अभिकेंद्री बल। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पूरा सिंपल फॉर्मूला में हम लोग जानेंगे और बहुत अच्छे से जानेंगे। यानी केंद्र की तरफ जब बल लगता है तब हम उसको क्या कहते हैं? अभिकेंद्री बल। क्या कहेंगे? अभिकेंद्री बल। तो अभिकेंद्री बल की दिशा क्या होती है? अब आप लोगों को दिमाग में क्वेश्चन आ गया हो, जवाब इसका आ गया होगा कि केंद्र की ओर होगा। बात समझे कि नहीं समझे? केंद्र की ओर होगा, केंद्र से दूर नहीं होगा, केंद्र से दूर नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अभिकेंद्री बल की दिशा क्या होती है? केंद्र की ओर। बहुत अच्छा। अगला ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है कि दूध से मलाई निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्री बल। क्या होता है बाबू? अपकेंद्री बल। ये भी जो है अपकेंद्री बल पर कार्य करता है। अपकेंद्री बल क्या होता है इसको भी हम जरा सा समझ लेते हैं। इस पर भी केंद्र पर ही बल लगता है। किधर बल लगता है बाबू? केंद्र पर बल लगता है। जरा सा ध्यान दीजिए, केंद्र पर बल लगता है। अब कोई वस्तु है बाबू, क्या है बाबू? कोई वस्तु है। अब यहाँ पर इसका केंद्र है, ये दिशा से ये दिशा में केंद्र की ओर बल लग रहा है, तो उस बल को भी हम लोग क्या कहते हैं? अभिकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब ये दूध वाली मशीन इस पर काम कैसे करता है? जरा सा ध्यान देना। दूध वाली जो मशीन होती है वह इस पर काम कैसे करता है? ये जो दूध की मलाई निकालने वाली मशीन है वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्री बल पर। अपकेंद्री बल ये हुआ, माने कि इसमें दूध को मशीन में आप लोग देखते होइएगा, कहीं अगर दुकान में ऐसा काम होता है तो उसमें आप लोग देखते होइएगा कि एक रहता है बड़ा सा नाद टाइप का बना होता है और चारों साइड उसमें घुमाया जाता है। बात समझ में आया कि ना? और जब पूरा घुमाया जाता है तो उसका जो मक्खन होता है वह केंद्र पर आके जमा हो जाता है और उसको निकाल लिया जाता है। इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? अपकेंद्री बल। कौन सी बल कहते हैं? अपकेंद्री बल। याद रखिएगा। हाँ अब देखिए क्वेश्चन हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है हाई लेवल की ओर। और आज का जो क्लास होगा बाबू बहुत ही मस्त होगा क्लास। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ बहुत अच्छे बच्चे हैं हम लोग क्या आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अधिकतम परास के लिए गेंद को, देखिए अधिकतम परास के लिए गेंद को किस कोण पर फेंका जाता है? एट व्हाट एंगल शुड ए बॉल बी थ्रो फॉर मैक्सिमम रेंज? यानी कि मैक्सिमम रेंज के लिए, अधिकतम परास के लिए गेंद को किस कोण पर फेंका जाएगा? बात समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा आप ही लोग हमको बताइए, आप लोग तो इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। क्या हम एक वस्तु को इस प्रकार फेंकें, यहाँ पर अगर खड़ा हो जाए बाबू, यहाँ पर, बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर हम यहाँ पर खड़ा हो जाए और यहाँ से किसी वस्तु को फेंके तो ये ज़्यादा प्रास बनाएगा कि
यहाँ से अगर कोई वस्तु को फेंके तो यहाँ से परास बनेगा, बताइए कहाँ से ज़्यादा बनेगा, कहाँ से बनेगा, ज़्यादा दूरी किस में जाएगा? तो आप लोगों का जवाब होगा सर ये जो कोई भी अगर गेंद को फेंकेंगे तो वह यहाँ से अगर फेंकेंगे तो वह ज़्यादा दूरी तक जाएगा, मतलब हमको बल देने में आसान होता है और सीधा फेंकने में गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा खींचता है। तो यहाँ से हमारा अधिकतम परास, माने देखिए गेंद का परास यहाँ पर कितना बहुत ज़्यादा हुआ, गेंद का परास यहाँ पर क्या हुआ बहुत ज़्यादा हुआ। तो कहता है अधिकतम परास के लिए गेंद को किस कोण पर फेंका जाएगा, तो किस कोण पर होगा बाबू 45 डिग्री। ये देखिए 90 डिग्री का आधा 45 डिग्री, कितना डिग्री पर फेंकना पड़ेगा हमको 45 डिग्री पर। अगर किसी वस्तु को किसी गेंद को फेंकना है अधिकतम परास के लिए तो उसको कितने डिग्री पर फेंकना होगा 45 डिग्री। आप लोग ध्यान में रखिएगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों को पता है जी, क्या पता है नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से क्वेश्चन है। तो आप लोग जरा सा जवाब दीजिएगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से क्वेश्चन पूछा गया है। वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकार किसके कारण होती है? श्यानता के कारण नहीं बाबू, श्यानता के कारण नहीं होती है, घनत्व के कारण भी नहीं होती है, एटमॉस्फेयर के कारण नहीं होती है, सरफेस टेंशन के कारण होती है। किसके कारण होती है बाबू? सरफेस टेंशन के कारण। ये सरफेस टेंशन के कारण जो है पृष्ठ तनाव क्या होता है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं और बच्चे अच्छे ही होते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं बाबू? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसका जवाब अगर आप लोग दे दिए तो आप लोग बहुत होशियार हैं। बात समझे कि नहीं समझे? आप लोग क्या है, बहुत होशियार हैं। कहता है हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल, पास्कल लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, स्टोक्स लॉ। कौन सा लॉ होगा बताइए? हाइड्रोलिक प्रेशर किस पर निर्धारित करता है? बहुत अच्छा जवाब सबका आ रहा है। क्या होगा बाबू? बहुत अच्छा जवाब। इसका जो जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा बाबू पास्कल का नियम। किस पर आधारित है? पास्कल का नियम। अब हम इसको समझ भी लेते हैं कैसे। आप लोग देखते होइएगा, क्या देखते होइएगा हम बता दें आपको क्या, कि गांव घर में या फिर कहीं भी हो तो एक ट्रैक्टर होती है, नहीं होती है, उसके पीछे में एक डाला लगा हुआ रहता है, सामान ढोने के लिए नहीं लगा हुआ रहता है। उसका जो आकार होता है वह इस आकार का होता है। उसके पीछे से यहाँ ऐसे लगा हुआ रहता है और उसके नीचे में दो पहिए लगे हुए रहते हैं। उसके नीचे इस प्रकार से इसी साइड दो पहिए लगे, ये तो 4 पहिया हो गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इस प्रकार से पहिया लगा होता है, पहिया लग गया। अब क्या होता है बाबू, जरा सा तुम लोग ध्यान देना कि इसमें जो है इसको यहाँ पर से ये डाला लगा हुआ रहता है, डाला का पार्ट्स लगा हुआ रहता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब ये जो डाला का पार्ट्स लगा हुआ रहता है, जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसी में हम लोग मिट्टी या किसी भी प्रकार का सामान डालते हैं। बात समझ में आ गई ना? यहाँ पर से हम किसी भी प्रकार का सामान डालते हैं। तो यह किस नियम पर आधारित है? नहीं, ये बात नहीं। और इसमें एक पॉइंट्स है, क्या पॉइंट्स है जरा सा ध्यान दीजिएगा। और एक इसमें पॉइंट्स क्या है, तो यहाँ से एक प्रेशर, हाइड्रोलिक प्रेशर जुड़ा हुआ रहता है। बात समझे कि नहीं? और हाइड्रोलिक प्रेशर जब इसको क्या करता है, जब इसको क्या कहता है, उठाया जाता है। क्या किया जाता है बाबू? उठाया जाता है। तो ये डाला क्या होता है, यहाँ से यह ऊपर उठना शुरू हो जाता है, ये ऊपर उठ जाएगा, ऐसे करके ये पूरा खड़ा हो जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये पूरा क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत जो है वह पास्कल ने दिया था, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पास्कल लॉ के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पूछेगा कि हाइड्रोलिक ब्रेक, अब ब्रेक है, यहाँ पर क्या है बाबू, ब्रेक है, ब्रेक भी होता है हाइड्रोलिक ब्रेक, वह इसी नियम पर आधारित होता है। जितने भी ट्रेन होते हैं उसमें हाइड्रोलिक ब्रेक ही लगा हुआ रहता है। बहुत सारे गाड़ी में भी लगे हुए रहते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक। तो हाइड्रोलिक ब्रेक का जो कार्य होता है वह इसी प्रकार का होता है। वह किस सिद्धांत पर आधारित रहता है? तो पास्कल के नियम पर आधारित रहता है। बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा गया है कि एक बड़े जहाज के तैरने की व्याख्या किससे होती है? फ्लोटिंग ऑफ ए हग
शिप इज एक्सप्लेन्ड बाय, यानी फ्लोटिंग ऑफ ए हग शिप इज एक्सप्लेन्ड बाय, बड़े जहाज की तैरने की व्याख्या किससे होती है? पास्कल के नियम से। तो इसमें तो पास्कल का कोई बात ही नहीं है। पास्कल मतलब किसी भी चीज़ को उठाना हो गया, प्रेशर लगाना हो गया, तो उसमें पास्कल का लॉ आता है। तो ये बात खत्म हो गया। चलिए, उसके बाद कहता है कि न्यूटन का नियम, तो ये बात तो आप लोगों को पता ही है, ये तो होगा ही नहीं। क्या यह होगा? हाँ सर, यही होगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत कौन सा होगा बाबू? आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत इस पर लागू होता है। क्या होता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज ने कहा था कि अगर कोई वस्तु किसी पानी में कोई भी वस्तु चल रही है, तो जो द्रव हटाए गए द्रव वहाँ के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो यह किसका नियम है बाबू? आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगर आज के बाद ये क्वेश्चन आए, ये क्या कहते हैं, रेलवे का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, फ्लोटिंग ऑफ ए हग शिप। बात समझ रहे हैं कि ना? एक बड़े जहाज के तैरने की व्याख्या किससे होती है? तो एक बड़े जहाज की तैरने की व्याख्या किससे होती है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत से। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े क्या जी? आर्किमिडीज का सिद्धांत से। ये होगा? नहीं होगा? ये नहीं होगा। बात समझ गए कि ना? आगे बढ़ते हैं। तापमान बढ़ने पर तरल की श्यानता क्या होती है? विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डैश विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तापमान बढ़ने पर तरल की श्यानता क्या होगी? बढ़ती है या घटती है या समान रहती है या शून्य हो जाती है? बताइए। तापमान बढ़ने पर तरल की श्यानता क्या होती है? बढ़ेगी कि घटेगी कि समान रहेगी या शून्य हो जाएगी? बताइए। बढ़ेगी। क्या होगा? तापमान बढ़ने से तरल की श्यानता क्या होती है? बढ़ती है। मतलब कि अगर कोई, मान लीजिए, इसका मुख्य कारण क्या है? इसके जो छोटे छोटे कण होंगे, मान लीजिए एक कोई पात्र है, ये हमारा कोई पात्र है, इसमें क्या भरा हुआ है बाबू? इसमें पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। अब जब हम इसको गर्म करेंगे, अभी इसके जो मौलिक कण है वह ठोस के रूप में इसमें बैठे हुए हैं कि नहीं है? बैठे हुए। अब इसमें मौलिक कण जो है इसमें बैठे हुए हैं। अब ये जो मौलिक कण बैठे हुए हैं, अब तुम इस पर ज़रा सा ध्यान देगा, तो अगर हम इस पर ताप दें, क्या दे बाबू? अगर हम नीचे से ताप दें, अगर हम नीचे से इसमें ताप देते हैं, दिए कि नहीं दिए? यहाँ से कोई स्टोव है, यहाँ से इस पर ताप दिया गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसके मौलिक कण चिथराएंगे। इसके जो मौलिक कण है, छोटे छोटे अंतरा अनुक आकर्षण बल। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसके जो कण हैं वह आपस में क्या होंगे? चितिर बितिर होंगे, माने इसका आकर्षण बल कमजोर होगा। होगा कि नहीं होगा? और तब उसकी श्यानता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तब उसकी श्यानता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चलिए, घटेगी नहीं घटेगी, घटेगी नहीं घटेगी, शून्य हो जाएगी, ये भी नहीं होगी, तो समान रहेगी, ये भी नहीं होगी, क्या होगी? बढ़ेगी। तापमान बढ़ने पर तरल की श्यानता बढ़ती है। बहुत अच्छे बच्चे। कहता है कैंची किस श्रेणी का उत्तोलक में आता है? कैंची किस श्रेणी? फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास लीवर और फोर्थ क्लास लीवर, चतुर्थ श्रेणी उत्तोलक कौन सा होगा? तो इसको हम समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं कि क्या होता है? देखो, उत्तोलक को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तोलक को 3 भागों में बांटा गया है। 3 टाइप्स ऑफ लीवर, 3 टाइप्स ऑफ लीवर। सबसे पहला फर्स्ट क्लास लीवर, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, फर्स्ट क्लास लीवर। और दूसरा होता है बाबू सेकेंड क्लास लीवर। दूसरा क्या होता है? सेकेंड क्लास लीवर। और तीसरा जो होता है बाबू वह थर्ड क्लास लीवर होता है। क्या होता है बाबू? थर्ड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखिए, आप अभी जो आपको हम समझा देंगे उसके बाद आप ये सभी भूलिएगा नहीं। थर्ड क्लास लीवर याद रखिएगा, थर्ड क्लास लीवर। अब 3 टाइप्स होते हैं इसके। 3 टाइप्स में हमने इसके बारे में पढ़ा।
बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि 3 टाइप्स ऑफ लीवर। अब जरा सा ध्यान देना कि फर्स्ट क्लास लीवर क्या होता है। फर्स्ट क्लास लीवर में अगर अभी आप ध्यान दे दीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले फर्स्ट क्लास लीवर यानी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, अगर हिंदी में इसको बोले तो बाबू क्या होगा? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, प्रथम श्रेणी उत्तोलक। बात समझ में आया? इसी तरह द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी, 3 प्रकार के श्रेणी उत्तक होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ लीवर। तो अब 3 प्रकार के जो उत्तक होते हैं किस प्रकार कार्य करते हैं जरा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको पूछ दे फर्स्ट क्लास के बारे में, अगर इसके बारे में पूछ दे तो जरा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसका जो मेन गुण होता है यह बल को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? बल को बढ़ाता है। बल को बढ़ाता है। अब जैसे देखिए कि आपको चापाकल चलाने दिया जाता है। चापाकल चलाने दिया जाता है, समझ में आ रहा है कि तुमको नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? चापाकल अगर तुमको चलाने देता है तो चापाकल चलाते समय तुम लोग ध्यान देता होगा कि उसमें हैंडपंप लगा होता है। हैंडपंप क्यों लगाया जाता है? अगर वही तुम हैंडपंप खोल दो तब तुम चापाकल चलाओ तो तुमको बहुत सारी कठिनाई, दबेगा ही नहीं, उठेगा ही नहीं, चापाकल चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा लंबाई वस्तु ले लिए और लंबा वस्तु लेकर उसके बल को बढ़ा दिया, अधिक बल लग रहा है कि नहीं लग रहा? जैसे कि कैंची हो गया। अब कैंची हो गया, अगर उसको वहीं पर से जाकर काटेंगे तो नहीं पता चलेगा, उसको थोड़ा दूर तक ले लेते हैं और तब उसको चलाते हैं तो वह बल को बढ़ा देता है और वह वहाँ से कट देता है। वहाँ पर घनत्व भी उसका छोटा, जहाँ कटता है छोटा है ना, जहाँ से वह कटता है वहाँ पर उसका घनत्व क्या है? छोटा है। तो इस बात को ध्यान में रखना होगा, यह बल को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। अभी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को इसके बारे में भी समझाएंगे कि ये किस तरह से अभी बढ़ रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए अब हम द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की अगर बात करें, इसको हम लोग कहते हैं द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। अब द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक क्या होते हैं जरा सा ध्यान देना कि द्वितीय श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं बाबू, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, यह कम बल लगाकर अधिक से अधिक वस्तुओं को उठा सकता है। बात समझ में आया कि नहीं है? कम बल लगाकर अधिक से अधिक वस्तुओं को उठा सकता है। कम बल लगाकर अधिक से अधिक वस्तुओं को उठाया जा सकता है। अधिक से अधिक वस्तुओं को, जैसे कूड़ा ढोने वाला मशीन, देखा है कि नहीं देखा कि एक आदमी पकड़ लेता है और अधिक से अधिक कूड़ा उठा लेता है, बस एक ही आदमी। तो बल कम लगाया लेकिन सामान अधिक उठाया, तो वह किस श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा? द्वितीय श्रेणी का। और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है? इसमें दूरी और बल दोनों बढ़ाया जाता है। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है दूरी और बल दोनों बढ़ाया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन पर अगर हम चलेंगे तो जरा सा हम क्वेश्चन पर चलेंगे तो वहाँ पर ये सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बात समझ में आएगी ना? ये पूरे डाउट्स को हम लोग समझ लेंगे। हिंदी में लिखे कोई डाउट्स नहीं ना? इसको फर्स्ट क्लास लीवर कहते हैं। क्या हुआ? फर्स्ट क्लास लीवर मैंने प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, सेकेंड क्लास लीवर द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और थर्ड क्लास। अब देखो क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन में कहा है कैंची किस श्रेणी का उत्तोलक है। अब आप लोग जवाब दे दीजिएगा कि कैंची किस श्रेणी का उत्तोलक है। कैंची किस श्रेणी का उत्तोलक है? फर्स्ट क्लास। कौन सा होगा बाबू? फर्स्ट क्लास होगा। ध्यान रखिएगा कि यह फर्स्ट क्लास का है, द्वितीय श्रेणी नहीं होगा। द्वितीय श्रेणी में क्या है कि कम बल लगाकर अधिक से अधिक वस्तुओं को उठाया जा सकता है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए उसी टाइप्स का ये भी क्वेश्चन है काजी, ये है कि नहीं है? अब देखिए इसमें क्या कहा है कि कूड़ा ढोने वाली गाड़ी विल बोरो। ए विल बोरो इज एग्जाम्पल ऑफ विच क्लास? किस श्रेणी का है? विच क्लास? विल बोरो जो है कूड़ा ढोने वाली जो मशीन है वह किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो कूड़ा ढोने वाली किस श्रेणी का हो जाएगा? वह द्वितीय श्रेणी का।
ये नहीं होगा। कूड़ा ढोने वाली मशीन क्या होता है कि कम बल लगाकर अधिक से अधिक वस्तुओं को उठाया जाता है। बात समझ में आएगी ना, बल कम लगा, अगर वही सामान को तुम सर पे उठा के घूमो तो कितना दिक्कत होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम को झेलना पड़ेगा। इसलिए हम इसको द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कहते हैं। अब तृतीय श्रेणी के उत्तोलक ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब देखिए आगे हम चलते जाएंगे, हमको क्लियर होते चलेगा कि उत्तोलक कूड़ा ढोने वाली जो गाड़ी होती है वह किस श्रेणी के उत्तोलक है, द्वितीय श्रेणी के। बहुत अच्छा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ए पेयर ऑफ टोंग्स चिमटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच क्लास लीवर, यानी चिमटा जो है वह किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। बात समझ में आया कि नहीं। ए पेयर ऑफ टोंग्स, टोंग्स कहते हैं चिमटा को, इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच क्लास लीवर, किस श्रेणी का उत्तोलक है। प्रथम श्रेणी नहीं होगा। प्रथम श्रेणी में वो आते हैं जिसमें क्या कहते हैं, बल को बढ़ाया जा सकता है। द्वितीय श्रेणी में वो आते हैं जिस पर कम बल से अधिक उठाया जा सकता है। और तृतीय श्रेणी में ये होते हैं जिसकी लंबाई क्या होगी बाबू, जिसकी लंबाई और बल दोनों बढ़े, लंबाई और बल दोनों बढ़े, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। क्या कहते हैं, लंबाई और बल दोनों बढ़े, तो वह तृतीय श्रेणी के उत्तोलक कहलाते हैं। इसलिए हम इसको किस श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत रखते हैं। ए पेयर ऑफ टोंग्स, बात समझ में आएगी ना, चिमटा, तो किस श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। अब आप लोगों को ध्यान में रहेगा, यानी कि पहला क्वेश्चन में कहा गया था, जरा सा ध्यान दीजिएगा कि पहला क्वेश्चन में पूछा गया था कि कैंची किस श्रेणी का उत्तोलक है, तो कैंची में बल को बढ़ाया गया है, इसलिए प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी में आप लोग ध्यान दीजिएगा, द्वितीय श्रेणी में पूछा गया कूड़ा ढोने वाली मशीन, कम बल लगाकर अधिक से अधिक वस्तुओं को उठाया जाए, तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। अगला क्या कहा गया है, अगला कहा गया बाबू कि चिमटा किस श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण है। चिमटा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है, बल और दूरी दोनों बढ़ाया जाता है, तब उसको हम लोग कहते हैं तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। चलिए अगला क्या है, सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है। गोलक के द्रव्यमान पर, लेंथ ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम की लंबाई पर, एम्पलीट्यूड आयाम पर, और नन ऑफ दिस कोई नहीं। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन इट्स। सरल लोलक का आवर्तकाल, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्या कहते हैं, उसका फेवरेट क्वेश्चन है, किसका, रेलवे का। रेलवे का ये फेवरेट क्वेश्चन है, हम कहीं ना कहीं हमें पता है तब हम आप लोगों को बता रहे हैं। रेलवे का ये फेवरेट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहीं से बनता है, जो आपको पता नहीं हो, जो आपको पता नहीं होता है वहाँ से क्वेश्चन बनता है। बात समझ में आया कि ना, तो ध्यान में रखना है आपको इस बात को। तो कहता है गोलक के द्रव्यमान पर, पेंडुलम की लंबाई पर, आयाम पर, और इनमें से कोई नहीं। अब देखिए सरल लोलक का आवर्तकाल, आवर्तकाल का मतलब क्या होता है, जरा सा तुम लोग ध्यान देना। देखो अगर हमारी क्लास तुम कर लेते हो तो तुमको दिक्कत होने की संभावना नहीं होगी, काहे से कि अपना भर तो मैंने भैरदम प्रयास लगाते हैं। बात समझ में आया कि नहीं, भैरदम प्रयास समझते हो क्या होता है, व्हाट्स मीन्स भैरदम प्रयास। भैरदम प्रयास का मतलब क्या होता है, भरदम प्रयास का मतलब ये हुआ बाबू कि हम चाहते हैं कि बच्चे अधिक से अधिक समझें। बात समझ में आया कि नहीं, हम चाहते हैं कि बच्चे अधिक से अधिक समझें, और अधिक से अधिक जब समझेगा तो समझ रहे हो कि नहीं, दो आदमी को ज़्यादा सबसे ज़्यादा खुशी होती है, समझ में आया कि नहीं, आपके माँ बाप को और एक टीचर को, और आदमी तो जलने के लिए है ही है। तो इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है। अब हम इसको अगर ज़रा सा समझ लेंगे तो याद करने में हमें आसानी होगी। अब देखिए ये हमारा एक है, दिखाई दे दिया आपको, ये क्या, ये हम एक लोलक कहते हैं। मान लीजिए घड़ी है, मान लिया हम घड़ी है, चलिए आप भी मान लिए कि ये घड़ी है। अब क्या किए कि एक ये वाला घड़ी लिए, ले लिए क्या, अब देखिए दो प्रकार का हमने घड़ी लिया, ले लिया। जब हमने दो प्रकार का घड़ी लिया तो तुम जरा सा ध्यान देना, क्या ध्यान देगा कि अगर इस घड़ी में
कहता है सरल लोलक का आवर्तकाल, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन। तो यहाँ पर अगर क्या पूछा जा रहा है कि सरल लोलक की लंबाई, अगर इसमें सुई जो लगी हुई है, क्या बाबू, इसमें जो सुई लगी हुई है, इसमें जो सुई लगी है, तो यह इसमें घुमाव जो होगा यह इसमें कम घूमेंगी कि या इससे ज़्यादा घूमेंगी, बताओ। तो आपका जवाब रहेगा सर कम घूमेगी। अगर इसी की लंबाई बढ़ा दिए, क्या हुआ, इसी की लंबाई बढ़ा दिए तो इसका आवर्तकाल भी क्या हो जाता है बाबू, बढ़ जाता है। देखो अब घूमने में कितना समय लिया कि नहीं लिया, अब घूमने में समय ले रहा है कि नहीं ले रहा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सरल लोलक का आवर्तकाल। तो कहेगा सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है, तो पेंडुलम की लंबाई पर। याद रखिएगा, पेंडुलम की लंबाई पर यह डिपेंड्स करता है। किस पर डिपेंड्स करता है बाबू, पेंडुलम की लंबाई पर। बहुत अच्छा सबका जवाब, सब जवाब भी सही दे रहे हैं, चलो बहुत अच्छा। तो हम इसको क्या मारेंगे, पेंडुलम की लंबाई पर। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, हाँ सर बात तो समझ में आ रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, यदि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, बताइए आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा या शून्य हो जाएगा, क्या होगा। अगर यदि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो क्या होगा। इफ पेंडुलम इज टेकन इज मून, कहाँ ले जाया जाता है, मून पर। जरा सा ध्यान दीजिएगा कि कहाँ ले गया, मून पर। पेंडुलम इज टेकन टू मून, मून पर अगर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेंस सेम होगा यानी समान होगा, कि बिकम जीरो होगा, जीरो होगा, क्या होगा बताइए। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा, यदि पेंडुलम की चंद्रमा पर ले जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा बाबू, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। कहता है शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू, आप लोगों को पता है, जूल। नहीं, ये किसका होता है, दूसरा का, किसका, तो आप लोग बताइएगा। वाट किसका होता है, आप लोगों को पता है कि किसका होता है, वाट। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट। ये जो पावर होता है बाबू वह किसका मात्रक है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, यानी वाट। न्यूटन भी नहीं होगा बाबू, पास्कल भी नहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। शक्ति का अन्य मात्रक भी क्या होता है, आप लोगों को पता है, एचपी बताए हुए हैं। एचपी मतलब क्या होता है, हॉर्स पावर। एचपी का मतलब क्या होता है बाबू, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर होता है, क्या होता है, हॉर्स पावर। अब ये हॉर्स पावर होता है, हॉर्स पावर को हम लोग क्या कहते हैं, अश्व शक्ति। क्या कहते हैं, अश्व शक्ति, घोड़ा का पावर। चलिए इस सब के बारे में आप लोग को पिछले क्लास में ही बता चुके हैं। आगे बढ़े क्या, चलो बहुत अच्छा। द प्रेशर, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, पास्कल, वाट, हेनरी, टेस्ला, क्या होगा बताइए। जरा सा घूम लूँ मैं, अरे नारे बाबा ना, आ तुझे चूम लूँ मैं, अरे नारे बाबा ना। बताइए जवाब इसका। आप लोग ने गाना सुनिए, आप लोग के लिए थोड़ी गाना गाए। तुझे चूम लूँ मैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट्स ऑफ प्रेशर, क्या होगा। एसआई, दाब का एसआई मात्रक क्या होगा, जरा सा बताइएगा। दाब का जो एसआई मात्रक होगा वह क्या होगा, पास्कल। हाँ बाबू ये तो होगा ही, क्या जी, होगा कि नहीं होगा। पास्कल हाँ होगा, और कोई होगा क्या, वाट तो होता है शक्ति का, ये नहीं होगा, हेनरी भी नहीं होगा, और टेस्ला भी नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना, ये सब के ऑप्शन के बारे में आप लोगों को पता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब हम लोग का एक और क्लास होगा और मेरा क्या कहते हैं, मैकेनिक्स पूरा ख़त्म।
और हमें आशा है कि अब मैकेनिक्स से आप क्वेश्चन पूछा है, बहुत छांट छांट के निकाले बाबू, बहुत छांट छांट के, एकदम जो कहा जाता है इस तरह से। कहता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G1 है, क्या है बाबू बताइए? G1 क्या है? G1 क्या है? सदिश राशि नहीं, G1 सदिश राशि नहीं है। क्या इकाई रहित राशि है? ये भी रहित मतलब वही हुआ कि इकाई नहीं होना, तो इसका ऐसी बात तो नहीं है। यह एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या बाबू? स्केलर क्वांटिटी। ये जो होता है बाबू स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना है आपको, स्केलर क्वांटिटी है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, याद रखिएगा, स्केलर क्वांटिटी। यूनिवर्सल ग्रेविटी ऑफ कांस्टेंट इज स्केलर क्वांटिटी। बहुत अच्छा बच्चे, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। कहता है ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? इसके बारे में आप लोग को पीछे क्लास में बताए थे, पिछले क्वेश्चन के बारे में, कि जी को जो है इसका मान क्या होता है बताइए? अभी जस्ट बताया गया है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यह एक क्या है बाबू? यह एक कांस्टेंट है। यह एक क्या बाबू? कांस्टेंट है। यह एक कांस्टेंट है। और क्या बताया गया था इसके बारे में? यह एक अदिश राशि है, ये भी बताया गया है, यह क्वेश्चन ही है भी। और क्या बताया गया था इसके बारे में बाबू? और कुछ बताया गया था? चलिए, और कुछ होगा तो उसके बारे में आगे जानेंगे। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट दैट, क्या होगा बताइए? बहुत अच्छे बच्चे, सब आदमी जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? क्या कहता है? ऊर्जा पैदा की जा सकती है? नहीं, ये बात नहीं कहता, ऊर्जा को पैदा नहीं किया जा सकता। कोई पैदा कर सकता है क्या? पैदा तो कौन होता है बाबू? पैदा किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। एनर्जी कैन बी डिस्ट्रॉयड, ऊर्जा को नष्ट की जा सकती है? ये भी नहीं होगा बाबू, बात ध्यान में रखिए। ऊर्जा केवल बदलती है। हाँ, अब धराया पॉइंट्स। क्या होता है? ऊर्जा केवल बदलता है। सर ये कैसे मार दिया आपकी, ऊर्जा केवल बदलता है? हाँ, आप जरूर सुनिए होइएगा। कैसे सुनिएगा? तो जरा सा आप लोगों को बताया गया है। क्या बताया गया है? जैसे कि अगर मान लीजिए हमने लालटेन लिया, तो लालटेन में कौन ऊर्जा किस ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है, हमको जरा सा आप लोग बताइएगा। तो देखिए, लालटेन जो है यह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है? लालटेन जो है यह रासायनिक ऊर्जा को ले रहा है। इसमें जो तेल भरा हुआ है वह कौन सी ऊर्जा है बाबू? रासायनिक ऊर्जा। क्या है? रासायनिक ऊर्जा। इसको यह किस में कन्वर्ट कर रहा है बाबू? किस में कन्वर्ट कर रहा है? यह प्रकाश ऊर्जा में। किस ऊर्जा में कर रहा है? प्रकाश ऊर्जा में यह कन्वर्ट कर रहा है। माने कि रासायन को लिया और प्रकाश में बदला, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? यह केवल बदलती है। क्या होती है? बदलती है। बात समझ में आएगा कि नहीं? अब देखो आगे बाबू, आगे क्या है जरा सा ध्यान देना। एक और उदाहरण लेते हैं। लालू का लालटेन तो हो गया बाबू, और एक उदाहरण अगर हम ले लें तो हम लोग ले लेते हैं बल्ब। क्या जी? ले बल्ब। ये जो बल्ब होता है यह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? इसको थोड़ा सा मिटाते हैं तब समझ में आएगा अच्छे से। अब हम लोग बल्ब ले लेते हैं। जब हम बल्ब को लेंगे तो यह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है? जरा सा हमको बताइए। तो यह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है? तो यह इलेक्ट्रिक एनर्जी ले रहा है। इलेक्ट्रिक एनर्जी माने विद्युत ऊर्जा ले रहा है। ले रहा है कि नहीं ले रहा? इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इसको कन्वर्ट किस में कर रहा है बाबू? इलेक्ट्रिक एनर्जी लिया और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? प्रकाश ऊर्जा में। किस में कन्वर्ट कर दिया? प्रकाश ऊर्जा में। इस तरह से यह सभी क्या कहते हैं, ऊर्जा को केवल बदला जा सकता है, यानी कि इधर से इधर और इधर से इधर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बदला जा सकता है। बैटरी ले लिए तो वह केमिकल ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इस प्रकार से वह ट्रांसफ़र होता है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल और केवल
बदला जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। हाथों को पीछे खींचकर गेंद को पकड़ना किसका उदाहरण है? कैचिंग ए बॉल बाय पुलिंग हैंड्स बैकवर्ड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कैचिंग ए बॉल बाय पुलिंग हैंड्स बैकवर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ किसका नियम है बताइए, या किसका उदाहरण है? इम्पल्स, आवेग, या न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, नन ऑफ दिस क्या होगा बताइए। क्वेश्चन भी कहाँ से उठाया गया बाबू? ये क्वेश्चन जो उठाया गया है लॉ ऑफ मोशन से क्वेश्चन उठाया गया है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए, हाथों को पीछे खींचकर गेंद को पकड़ना किसका उदाहरण है? ये सेकेंड लॉ का उदाहरण है। किसका उदाहरण है बाबू? फर्स्ट लॉ नहीं होगा, थर्ड लॉ नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा, क्या होगा? सेकेंड लॉ का उदाहरण है। या तो इम्पल्स रहेगा तो इम्पल्स यानी आवेग, या तो हमको क्या मानना है? सेकेंड्स लॉ। बात समझ में आया कि नहीं आया बाबू? इसी तरह से आपको ध्यान रखना, कैचिंग अ बॉल ऑफ पुलिंग हैंड्स बैकवर्ड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड्स लॉ। क्या होगा बाबू? सेकेंड्स लॉ, न्यूटन सेकेंड्स लॉ, याद रखिएगा। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वॉशिंग मशीन। वाओ, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जरा से हमको बताइए था, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वॉशिंग मशीन आप लोग देखते होइएगा, वॉशिंग मशीन जो है वह किस प्रकार का होता है? जरा सा आप लोग अगर ध्यान दीजिएगा तो वॉशिंग मशीन जो होता है वह चौखुट हो या गोल हो, जिस प्रकार का हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस प्रकार का होता है, मान लीजिए इस प्रकार का होता है, और इसके बीच में क्या लगा हुआ रहता है? एक बीच में लगा हुआ रहता है लॉलीपॉप, मतलब इसी पर। अब इसके चारों साइड हमने कपड़ा डाल दिया कि नहीं डाल दिया? इसके चारों साइड हमने क्या डाल दिया? कपड़ा डाल दिया। ये कपड़ा है तुम्हारा, बात समझ में आया? हाँ, तुम्हारा कपड़ा का जी, तुम्हारा कपड़ा है, बहुधा खिंचता का भी नहीं है। ये हो गया, ये आपका कपड़ा हो गया। अब ये देखिए, ये सबको इसमें घुमाएगा। गोल ले लेते तो और अच्छा रहता। ये क्या करेगा? इसमें घुमाएगा। इसको क्या करेगा? इसमें यह घुमाएगा। अब ये इसको घुमाएगा, इसमें घुमाते रहेगा, माने केंद्र की तरफ बल लगा रहा है, नहीं लगा रहा है। आई बीच में यह केंद्र रहता है, यहाँ पर वो मैंने ठेंगा टाइप का खड़ा कर देता है। समझ में आया कि ना? अब इसमें क्या होगा कि ये देखिए, इसके चारों साइड इसको और कुछ नहीं करता है। अगर वॉशिंग मशीन आप लोग खरीदिएगा या फिर जिसके पास होगा वो ध्यान देता होगा कि ये सब जो है कलर उलर गंदा रहेगा तो उसको साफ नहीं करेगा। वह सिर्फ क्या करता है? कपड़ा को लेके उलट पलट एकदम उलट पलट लगाते रहता है। बीच में अपन खूब घूमते रहेगा, जब तक लाइन दिए हुए रहेगा घूमते रहेगा, सर्फ डालते रहेगा, सर्फ का पानी रहेगा, जितना सर्फ से साफ हो वही रह जाएगा। तो यह किस पर आधारित रहता है? तो जरा सा तुम लोग ध्यान देना कि यह जो बल आधारित रहता है वह अप केंद्रीय बल पर आधारित रहता है। किस पर आधारित रहता है? अप केंद्रीय बल पर। किस पर आधारित रहता है? अप केंद्रीय बल पर। वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, याद रखना है आप लोगों को। तो अप केंद्रीय बल माने केंद्र पर बल लग रहा है। अभी जस्ट इसके बारे में बताए थे, केंद्र की तरफ बल लग रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? अप केंद्रीय बल। बहुत अच्छा बच्चे। एक पूर्ण वृत्त में किसी पिंड का विस्थापन क्या होता है? ये आप लोगों को पक्का पता होगा, लेकिन क्वेश्चन अगर घुमा देता है तो आप लोग घूम जाते हैं, पूरा एकदम सो जाते हैं। जरा सा ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं है। आप लोगों को पढ़े हैं वो आज से नहीं, 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं, 8th से ही पढ़ते आ रहे हैं, 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं? आप देखिए, अब अभी आपको इसका जवाब नहीं पता होगा। ऑप्शन देख के तो दिमाग घूम गया होगा। 2πr ऑप्शन दिया गया है कि नहीं दिया गया? यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया वह दिया गया है 2πr, यहाँ पर दिया गया πr, यहाँ पर 0 दिया गया है, और यहाँ पर नन ऑफ दिस दिया गया। अब आप लोग का दिमागे घूम जाएगा कि क्या हो जाएगा। लेकिन देखिए, अभी अगर आपको हम बता देंगे तो आपको दिमाग नहीं घूमेगा। ये मान लीजिए वृत्त है, कहता है एक पूर्ण वृत्त, ये हमारा पूर्ण वृत्त हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये हमारा क्या हो गया? पूर्ण वृत्त हो गया। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, जरा सा एक पूर्ण वृत्त पर किसी पिंड का विस्थापन, मान लीजिए हमने यहाँ से चला, क्या होगा बाबू? हमने यहाँ से चला
और गोल घूम के गोल घूम के गोल घूम के गोल घूम के फिर यहीं आ गया। क्या आ गया बाबू? यहीं आ गया। तो कहता विस्थापन क्या होगा? तो अब आपके दिमाग में जरूर आंसर आ गया होगा। आया कि नहीं आया? आंसर आया। विस्थापन पूछ रहा, विस्थापन क्या होगा? तो आप लोगों को पता है, क्या पता है सर? तो आप लोगों को पता है कि जब तक वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित नहीं होती है तब तक उसका विस्थापन नहीं माना। अगर यहीं पर यह वस्तु रुक जाती तब इसका विस्थापन होता। लेकिन कह रहा है एक पूर्ण वृत्त में किसी पिंड का विस्थापन, ये कोई पिंड है, अब ये पूर्ण वृत्त पर घूम गया तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा? माने स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप यहाँ से पढ़ के घर गए, पढ़ के यहाँ से क्या हुआ? घर गए। जब यहाँ से पढ़ के आप घर गए तो यहाँ घर से आए और घर पर फिर चले गए तो आपका विस्थापन शून्य हो गया, दूरी हुआ। बात समझ में आया कि ना? विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया। मतलब जिस स्थान से चले उस स्थान पर फिर पहुँच गए तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। मतलब यहाँ से चले तो किसी पूर्ण वृत्त में किसी पिंड का विस्थापन क्या होता है? तो शून्य हो जाता है। बात समझ में आया कि ना? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारिया चलो, पार्सेक कीजिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर। पार्सेक किसकी माप की इकाई है? देखो यही बार बार तुम पूछोगे जी, पार्सेक किसकी माप की इकाई है बताइए। अलग है क्वेश्चन जी, हमको लगा कि वही है लेकिन नहीं है बाबू जी। यूनिट एंड डायमेंशन से पूछा गया है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। यूनिट एंड डायमेंशन से ये क्वेश्चन पूछा गया है। समय का पार्सेक कहीं समय का होता है, ये वो गलत है, बात पूछता है। इंटेंसिटी ऑफ स्टार, तारों की चमक, नहीं जी। मास ऑफ प्लांट्स, ये भी नहीं होगा जी। तो क्या होगा? खगोलीय दूरी को मापने के लिए। किसके लिए? खगोलीय। पार्सेक खगोलीय दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। खगोलीय दूरी बहुत लंबी दूरी को मापना होगा। बात समझ में आया कि ना? एक छोर से लेकर दूसरे छोर को मापने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का प्रयोग करते हैं। पार्सेक इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, खगोलीय दूरी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। भू स्थिर उपग्रह सैटेलाइट जो होता है, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल होता है। टाइम पीरियड ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज 12 आवर, 24 आवर, 365 डेज, इनफाइनाइट। क्या होगा बताइए? सैटेलाइट, देखिए सैटेलाइट जो होता है हमारे पृथ्वी के साथ ही घूमता है। क्या होता है? मान लीजिए कि ये हमारा पृथ्वी है। क्या बाबू? ये हमारा पृथ्वी है। अब सैटेलाइट जो घूमेगी बाबू, सैटेलाइट जो होती है, मान लीजिए ये हमारा सैटेलाइट है। क्या बाबू? ये सैटेलाइट है। जिस प्रकार हमारा पृथ्वी घूमती है ये सैटेलाइट भी पृथ्वी के साथ ही घूर्णन करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये पृथ्वी के साथ ही क्या करते रहता है बाबू? घूर्णन करते रहता है। कहता भू स्थिर उपग्रह, यानी कि उपग्रह जितने भी होते हैं बाबू, क्या होते हैं? उपग्रह जितने भी होते हैं उसका आवर्तकाल कितना होता है? तो उसका आवर्तकाल अब आप लोग समझते होइएगा कि 24 घंटा का होता है। कितना होता है बाबू? 24 घंटा का। 24 घंटा का होता है, 12 घंटा नहीं होगा, 24 घंटा का होता है। What happens to the time period of pendulum in a satellite? उपग्रह की पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? क्या होता है बताइए? आवर्तकाल अनंत होता है। आवर्तकाल क्या होता है बाबू? इनफाइनाइट होता है। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा बराबर आप लोगों को पता है क्या होता है जी? गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है आप लोगों को पता है क्या? गतिज ऊर्जा को हम लोग सूचित करते हैं ईके से। ईके इक्वल टू हाफ mv² होता है। बात समझ में आया कि नहीं? हाफ mv², 1/2 mv²। इफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब वेलोसिटी को डबल कर दिया जाता है। गतिज ऊर्जा क्या होगी जब वेग को दोगुना कर दिया जाता है। तो क्या होगा जी बताइए? बताइए जी। जब वेग को दोगुना कर दिया जाएगा, तुम देखो वेग को दोगुना कर दिया जाएगा तो गतिज ऊर्जा इसके समांतर है।
यानी कि ये जितना बढ़ेगा उतना गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये v का स्क्वायर है, वेग का स्क्वायर है कि नहीं है। अगर वेग 2 गुना हुआ, वेग 2 गुना हुआ, कितना हुआ, 2 गुना हुआ, तो उसका क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए, तो देखो कितना मस्त चैप्टर से पूछा गया है, वर्क एनर्जी एंड पावर से पूछा गया। कहाँ से पूछा गया, वर्क एनर्जी एंड पावर से क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। तो यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो 4 गुना हो जाएगी। अगले क्लास का अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा बाबू कि टॉर्क, द घूर्णन गति में द्रव्यमान के समतुल्य क्या होता है, द एंगलो ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन इज, बल आघूर्ण टॉर्क के, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण के, एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग का, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा बताइए। द एंगलो ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन इज, घूर्णन गति के द्रव्यमान के समतुल्य क्या होता है, बल आघूर्ण नहीं होगा बाबू, ये नहीं होता है। एंगुलर मोमेंटम ये भी नहीं होता है, एंगुलर वेग ये भी नहीं होता है, तो क्या होगा बाबू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण। याद रखिएगा, याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, जरा सा ध्यान दीजिए। घूर्णन गति में द्रव्यमान के समतुल्य क्या होगा, तो जड़त्व आघूर्ण, यानी कि इसका जो समतुल्य होगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं, इसका जो समतुल्य होगा, इसका जो बाबू समतुल्य होगा वह किसके समतुल्य होगा, वह जड़त्व आघूर्ण के, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होगा बाबू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, घूर्णन गति में द्रव्यमान के समतुल्य क्या होता है, तो जड़त्व आघूर्ण होता है। याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चले। या किस चैप्टर से पूछा गया, देखिए आज जो क्वेश्चन है ना, बड़ा मस्त मस्त क्वेश्चन है, बात समझे कि ना। ये एग्जामों के लिए तो रामबाण होगा, हम लोगों को तो लग रहा है बाबू, देख लेना। अभी एग्जाम आएगा किसका, अभी टेक्नीशियन है, बहुत सारा है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगला क्वेश्चन जरा सा ध्यान दीजिएगा बाबू, क्या है क्वेश्चन कि प्रक्षेप्य गति में प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है उसकी पथ क्या होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, क्वेश्चन से ही स्पष्ट हो रहा है। स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, सर्किल, वृत्त, ट्रेजेक्टरी, प्रक्षेप पथ, या परवलय, या इलिप्स, दीर्घवृत्त, क्या होगा। प्रक्षेप गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन के पथ को क्या कहते हैं, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के पथ को क्या कहते हैं, परवलय या प्रक्षेप पथ कहते हैं। क्या कहते हैं, परवलय या प्रक्षेप पथ कहते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जरूर इम्पोर्टेंट्स है, इस क्वेश्चन को जरा सा ध्यान देना। अरे तुम सो गया। प्रक्षेप गति प्रोजेक्टाइल जो मोशन होता है, ट्रेजेक्टरी, प्रक्षेप पथ, याद रखना है। प्रक्षेप पथ को क्या कहते हैं, तो परवलय प्रक्षेप पथ कहते हैं। याद रखना, प्रक्षेप गति प्रोजेक्टाइल मोशन के पथ को क्या कहते हैं, प्रक्षेप पथ। बहुत अच्छा। डायनेमो कन्वर्ट्स डैश एनर्जी टू डैश एनर्जी, डायनेमो किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है बताइए। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, क्या होगा जरा सा बताइए, क्या होगा जी। तो डायनेमो जो काम करता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बाबू, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, याद रखिएगा। और जो क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा को जो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है वह होता है विद्युत मोटर। क्या होता है बाबू, वह होता है विद्युत मोटर। ये दोनों पॉइंट्स पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसको लिख दिया कि इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल में कौन चेंज होता है, तो मोटर। कौन होगा, मोटर होगा। और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल में कौन होगा, डायनेमो होगा। जरा सा ध्यान रखिएगा, डायनेमो। इसमें डिस्मिस हो जाएगा, तो याद रखिए मोटर किस पे चलता है, विद्युत पर चलता है, तो विद्युत से यांत्रिक। और डायनेमो किससे चलता है,
तेल से चलता है, इसलिए यांत्रिक से विद्युत, याद रखिएगा। तापमान का व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, डिग्री, क्या होगा बताइए? केल्विन। क्या होगा? ये सब तो आप लोगों को पता होगा। तापमान का एसआई मात्रक जो होता है वह केल्विन होता है। बहुत अच्छा। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? प्रत्यास्थ मतलब होता है कि जिसको घुमाने में तुमको ज़्यादा समय लगे, यानी अधिक से अधिक तुम पर बल लगाए, उसको तुम जल्दी से उसको चेंज नहीं कर सकता, वह कौन सा होगा बताइए? क्या प्लास्टिक को हम जल्दी से चेंज कर सकते हैं? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। क्या प्लास्टिक को हमें जल्दी से चेंज कर सकते हैं? कांच, रबड़, स्टील। स्टील को हमको चेंज करने में थोड़ा समय लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ये इलास्टिक हो जाएगा। विच इज़ द फॉलोइंग ऑफ मोस्ट इलास्टिक, यानी सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन सा है? स्टील है। बात समझ में आया कि नहीं? सबसे अधिक प्रत्यास्थ मतलब होता है कि उसको घुमाने पर वह तुम पर भी सबसे अधिक बल लगाए। तो ऑप्शन को देख लेंगे और पता करेंगे। तो स्टील क्या है बाबू? स्टील सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, चलिए अब हमारा आज का क्लास इतना तक ही रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं? आज का क्लास इतना तक ही रहेगा और हम कल जानेंगे आगे क्लास के बारे में। एक और क्लास होगा और आपका मैकेनिक्स क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। पूरा मैकेनिक्स आपका क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर उसका मन है बाबू, क्या बाबू? अगर उसका मन है पक्का जी? मन है तो उसको क्या कर लीजिए बाबू? लाइक पहले कीजिए, कर लिए, लाइक किए, पक्का कर लिए, पक्का कर लिए, तब उसको क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लीजिए बाबू? तब उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। पक्का कर लिए सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद अपने जो दोस्त हैं उसको क्या कर दीजिए बाबू? शेयर कर दीजिए। कर दीजिए शेयर, पक्का कर दिए शेयर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, क्या बाबू? अगर इसको पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल पर जाइएगा बाबू। व्हाट्सएप चैनल पर सर्च कीजिएगा सिलेक्शन सीकर। ये जो यहाँ पर दिया गया आपको दिखाई दे रहा होगा, हमें आशा है कि आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। तो ये वाला नाम अगर आप सर्च करते हैं तो आपको व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगा जहाँ से आप लोग स्टेटस देखते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? इस तरह से एक और क्लास होगा और आपका मैकेनिक्स ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।